दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है उन्ना प्रथम। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो तलाश इनिशिएटिव है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग पहला प्रश्न जो आता है वो आता है, द तलाश इनिशिएटिव इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइंड फॉर करियर काउंसलिंग फॉर द स्टूडेंट्स इन विच टाइप ऑफ स्कूल्स। तो दोस्तों इसका आंसर है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जितनी भी हमारे इंडिया में ट्राइब्स हैं, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स का इंतज़ाम किया गया है, जहाँ पे जितनी भी ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ सकेंगे। ठीक है? इसमें जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी जो संख्या है, वो 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है? तो पहला प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है और अगला क्वेश्चन है, द तलाश इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल अफेयर्स। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, कि ये जो इनिशिएटिव है ये किसने लिया है। तो यहाँ मैंने रेड मार्क में आपको हाईलाइट कर दिया है कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल अफेयर्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म जो है नेस्ट्स है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये यूनिसेफ की सहायता से किया जा रहा है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी मैंने ऑलरेडी बता रखी है। तो आई होप आप सभी को याद हो गया होगा। इट इज ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम हब। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पिन्ना सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो अपना जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिन्ना सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। तो ये है कांगड़ा। क्लियर है? पहला है कांगड़ा। इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट है बहुत साल पहले जो ये है वो अप्रूव हो चुका था, लेकिन पैसे की कमी के कारण इसको कार्यान्वित नहीं किया गया। ठीक है। तो अब हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली गए थे, उन्होंने इरिगेशन मिनिस्टर से बात की, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात की, तो उसके लिए फिर ये सैंक्शन हुआ है। और इसका जो मेन एम है, टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज टू 4,025 हेक्टेयर्स इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो 4,025 हेक्टेयर भूमि में यहाँ पे सिंचाई के लिए इस परियोजना को लागू किया जाएगा। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा। और आपको सेकंड पॉइंट पता चल गया कि कांगड़ा के 4,025 हेक्टेयर जो कृषि भूमि है उसके लिए इसको सिंचाई के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर है? यहां बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, द एनुअल हॉर्नबिल फेस्टिवल इज फेमसली सेलिब्रेटेड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब ये जो हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल पक्षी, इसकी लंबी सी चोंच होती है, ये रिसेंटली चर्चा में क्यों था। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात हम कर रहे हैं, लेकिन ये जो पक्षी है ये पाया गया है केरला में। और अगर केरला में पाया गया है तो नेचुरली यहाँ पे बात तो होगी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ से निकल के आता है, द एनुअल हॉर्नबिल फेस्टिवल इज फेमसली सेलिब्रेटेड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। इट इज नागालैंड। ठीक है। ये मनाया जाता है नागालैंड में। और इसको यहाँ पे मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ,
इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। क्लियर है? तो नागालैंड में ये मनाया जाएगा और इसको त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला हमारा प्रश्न है, हु इज चेयरपर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन एज पर रिसेंट न्यूज एनालिसिस। तो रिसेंटली जो हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश जो स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है, इसको चेंज किया गया है और इसको बनाया गया है, ऑप्शन हमारी है डी। ऑप्शन डी, विद्या नेगी। विद्या नेगी को हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। हिंदी में अगर बोलेंगे अध्यक्षा, अध्यक्ष नहीं बोलेंगे, अध्यक्षा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु वन विंबलडन 2025 विमेन्स फाइनल। विंबलडन टूर्नामेंट जो है 2025 में किसने जीता है? तो ये जीता है ईगा स्वाइत्निक ने। क्लियर? अगर हम बात करें कि जो हमारे यहाँ पे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स की, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के बारे में। ठीक है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। तो 4 टूर्नामेंट्स जो हैं वो ग्रैंड स्लैम कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? पहला तो विंबलडन जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसके अलावा फ्रेंच ओपन, सेकंड ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। तो विंबलडन के अलावा फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, और तीसरा जो टूर्नामेंट है जो कि बहुत फेमस है, जो सबसे पहले साल में सबसे पहले होता है, वो है यूएस ओपन। तो इन 4 टूर्नामेंट्स को मिलाकर बनता है ग्रैंड स्लैम। फिर तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि ग्रैंड स्लैम में कौन सा टूर्नामेंट, कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम विंबलडन की बात करें, अगर हम विंबलडन की बात करें तो ये इकलौता एक ऐसा टूर्नामेंट है जो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, यानी घास के मैदान पे। बाकी जितने भी 3 टूर्नामेंट हैं, ठीक है, जिनमें हम फ्रेंच ओपन की बात कर लें, हम ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात कर लें, चाहे यूएस ओपन की बात कर लें, ये क्ले कोर्ट पे खेले जाते हैं। क्ले यानी मिट्टी के कोर्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जो कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो घास के मैदान पे खेला जाता है, तो विंबलडन। क्लियर? यहाँ तक का आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं यहाँ से अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, हु वन द विंबलडन 2025 मेंस फाइनल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है यानिक सिन्नर। यानिक सिन्नर ने जीता है महिलाओं का, अपना पुरुषों का विंबलडन टूर्नामेंट। महिलाओं का जो जीता है वो जीता है ईगा स्वाइत्निक ने। ठीक है, तो पुरुषों का जीता है यानिक सिन्नर ने। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, विच डे सेलिब्रेटेड एज बेस्टाइल डे। बेस्टाइल डे के रूप में किस दिवस को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये है 14 जुलाई। बेस्टाइल डे का संबंध जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, 14 जुलाई 1789 फ्रांस के लोगों ने बेस्टाइल एक किला था उस पर कब्जा कर लिया था और उसके जितने भी कैदी थे उनको आजाद कर दिया था। क्लियर?
इसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गज मित्र स्कीम, गज मित्र स्कीम इज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट? तो गज मित्र स्कीम योजना जो है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू गई की गई है असम द्वारा। असम में जो हाथी हैं, हाथी को संस्कृत में गज बोला जाता है। तो जितने भी हाथी हैं वो आके तबाही मचा रहे थे, तो असम की सरकार ने एक स्कीम बनाई कि दोस्त हाथियों को अपना दोस्त बनाइए। ठीक है, तो ये स्कीम जो है ये असम द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज बिटवीन। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, इसको अगर हम डिस्कस करेंगे, ये चर्चा में क्यों था? अभी आपको पता है ईरान और इजराइल में युद्ध हुआ, तो वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है दैट वाज सेंटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है इस पे जो अधिकार है वो है ईरान का, और ईरान अगर इसको बंद कर देता तो दुनिया का 40% क्रूड ऑयल जो है वो यहाँ से सप्लाई होता है। तो अगर ये बंद हो जाता तो सारी दुनिया की जो सप्लाई चेन है उस पे फर्क पड़ता। क्लियर है? तो जितना भी व्यापार है उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो, यहाँ पे एक चीज गलत है, यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। तो ये है ईरान एंड ओमान के बीच। ठीक है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज इज बिटवीन ईरान एंड ओमान। क्लियर है? ईरान एंड ओमान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हेरिटेज प्रॉपर्टी ऑफ हिमाचल प्रदेश मींस which heritage property government of हिमाचल प्रदेश is considering to give on lease? हिमाचल प्रदेश सरकार किस विरासत को, संपत्ति को पट्टे पे देने का विचार कर रही है? दोस्तों ये है कश्मीर हाउस। कश्मीर हाउस को जो हिमाचल की सरकार जो है वो लीज पर देने के लिए विचार कर रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को चाहिए पैसा। कश्मीर हाउस की अगर हम बात करें तो ये धर्मशाला में स्थित है और लाला अमरनाथ द्वारा ये बनाया गया। और फिर इसको कश्मीर के आखिरी जो राजा थे, राजा हरि सिंह, कश्मीर के आखिरी डोगरा रूलर, ध्यान दीजिए मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, कश्मीर के आखिरी डोगरा राजा हरि सिंह, उन्होंने इसको खरीद लिया था। फिर उसका नाम रखा गया कश्मीर हाउस। फिर उसके बाद अल्टीमेटली ये जो संपत्ति है ये हिमाचल की सरकार के अधीन आ गई, और अब सरकार जो है इसको सोच रही है कि इसको लीज पे दे दिया जाए ताकि पैसे की प्राप्ति हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वीं, हाउ मनी लो परफॉर्मिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स डज डज द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना? अब ये योजना के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये योजना जो है इस वर्ष के जो बजट आया था उसमें शामिल थी, लेकिन वहां पे पैसे का इंतजाम नहीं किया गया था। तो अभी रिसेंटली इसको जो परिषद है, केंद्रीय परिषद जो है उसने पास कर दिया है। तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में की जाएगी? तो ये है 100 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ किसानों को ये बोला गया है, जो सुझाव दिए गए हैं कि आप जो मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर है यानी कृषि के जो सुधार हैं उनको कीजिए। यहाँ पे किसी भी टर्म में किसानों को जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करने का प्रावधान नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल पंजाब में जो धान की खेती की जाती थी, और धान की खेती के कारण पंजाब में जो पानी का लेवल है वो नीचे चला गया है। तो पंजाब ने ये अनाउंस किया कि वो किसान जो दलहन की खेती करेंगे, यानी दालों की खेती करेंगे, तो उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो इसी तरह से पूरे इंडिया में भारत सरकार ने 100 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है जहां फसल अधिक हो सकती है, लेकिन किसान जो हैं वो ट्रेडिशनल खेती पे चले हुए हैं, इसलिए वहां पे इतनी ज्यादा पैदावार नहीं हो रही है। तो उनको कैसे मॉडिफाई किया जाएगा, कैसे किसानों को मोटिवेट किया जाएगा, तो इस बारे में ये स्कीम है। और मैंने पिछले वीडियो में भी ये बोला है कि कोई भी अगर स्कीम आती है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम धन धान्य कृषि योजना? निम्नलिखित में से कौन सा पीएम धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको आपसे डिस्कस किया कि यहाँ पे किसानों को मोटिवेट किया जाएगा, किसानों को एडुकेट किया जाएगा, किसानों की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस है, उसको स्टोरेज के लिए कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे किसानों को जो फ्री फार्म इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। क्लियर है? तो ये मैंने अभी डिस्कस किया। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो अगले पेनल्टीमेट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया chaired the high level committee constituted to examine issue of simultaneous election? ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की। तो इसका जो चेयरमैन बनाया गया था वो बनाया गया था रामनाथ कोविंद को, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि इसके लिए रामनाथ कोविंद जी को चेयरमैन बनाया गया था। तो इसको नोट कर लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे रामनाथ कोविंद। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। हमारा आखिरी प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने हैं और बिहार में बहुत सारी गतिविधियां जो हैं वो देखी जा रही हैं, और इसका केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। ठीक है, एसआईआर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मुझे लगा कि ये अगर गतिविधियां चली हुई हैं तो एक प्रश्न तो जरूर बनता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? दोस्तों ये है 324। आर्टिकल 324 जो है वो भारत के चुनाव आयोग, यानी भारत में एक चुनाव आयोग होगा, उसका प्रावधान जो है भारत के संविधान में है। क्लियर? आई होप जितने भी प्रश्न आपने अभी देखे होंगे वो कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि ये एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर है? अगर आपको ये महत्वपूर्ण लगे होंगे, इंपॉर्टेंट लगे होंगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और बेल का आइकन बजाइए, ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियोस के बारे में पता चले। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि ये मैं फटाफट क्यों डाल रहा हूँ, ताकि मैं फटाफट 27 तारीख तक पहुंच जाऊं, ताकि मैं वीकली एनालिसिस कर पाऊं सभी न्यूज का। ठीक है, तो फिर हम
हफ्ते में एक बार ही डिस्कस करेंगे और मेरे लिए एक लिबर्टी हो जाएगी कि मुझे तो न्यूज़ एनालिसिस जो है वो हफ्ते में एक बार डालना है। तो इसके अलावा मैं कुछ और एक्स्ट्रा आप लोगों की हेल्प के लिए डाल सकता हूँ। क्लियर है? तो आप अपने जितने भी दोस्त हैं, उनके ग्रुप हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है? और बेल आइकन को बजाइए ताकि आपको नए आने वाले वीडियो में पता चले, ठीक है? सुनने के लिए विशेष धन्यवाद। तो धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।